तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 11th कॉमर्स क्लास का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो आगे आपको अकाउंटिंग करने में या फिर अकाउंटिंग पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, आइए देखते हैं। मुझे यहाँ कह रहा है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर। अगर किसी प्रोप्राइटर के द्वारा, अगर किसी मालिक के द्वारा किसी संस्था में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसी भी तरह का पैसा लगाया जाता है, तो उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, कोई कंपनी शुरू किया, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, ठीक है। उसे शुरू करने में जो भी पैसा आपने उसमें लगाया है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्लियर है, समझ में आई। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल जो है वो मनी के टर्म में भी हो सकता है और एसेट के टर्म में भी हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे भी हम कैपिटल कहेंगे। और अगर मान लेते हैं कि आप कोई एसेट उस बिजनेस में लगा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का यूज आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे भी हम कैपिटल कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कैपिटल जो है वो मनी के टर्म में भी हो सकता है और एसेट के टर्म में भी हो सकता है। क्लियर है। आगे बच्चों कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैसे है, आइए समझते हैं। बच्चों, मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये आपका बिजनेस है, ठीक है। आपने क्या किया कि 10,000 रुपया लगा करके इस बिजनेस को चलाया। क्लियर है। तो आपने क्या किया, 10,000 रुपया इस बिजनेस को यहाँ पे दे दिया है। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों का अकाउंटिंग सेपरेट होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने 10,000 रुपया इस बिजनेस को दिया, यानी इस बिजनेस के लिए ये जो 10,000 रुपया है ये क्या है, लायबिलिटी है ना। ये जो पैसा है ये इस बिजनेस का नहीं है, बल्कि ये पैसा आपका है। इसलिए ये जो पैसा है ये इस बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। यानी कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट बेसिक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है एसेट। तो एसेट क्या होता है, आइए जानते हैं। तो बच्चों यहाँ कहना है कि एसेट आर द प्रॉपर्टीज। एसेट क्या है, तो एसेट जो है वो संपत्ति है ओन बाय द एंटिटी और इंटरप्राइजेस। यानी कि किसी व्यक्ति या संस्था के पास जो भी संपत्ति होता है ना, उसे ही हम एसेट कहते हैं। ठीक है, संपत्ति तो आप लोग समझते ही होंगे, लैंड बिल्डिंग वगैरह जो होता है वो आपके लिए या आपके संस्था के लिए संपत्ति होता है। क्लियर है। आगे यहाँ कहना है कि anything which will enable the firm to get economic benefit in the future is called asset। ठीक है, कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसा चीज जिसके वजह से आपके बिजनेस में फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसे ही हम एसेट कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसा वस्तु जिसकी वजह से आपके बिजनेस में फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, उसे ही हम एसेट कहते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कैश आपके लिए संपत्ति है, आपके बिजनेस के लिए संपत्ति है। बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए संपत्ति है ना। लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके और आपके बिजनेस के लिए संपत्ति है। क्लियर है। तो कैश आपने समझ लिया, बैंक समझ लिया, लैंड मतलब भूमि, बिल्डिंग तो आप जानते ही हैं। डेटर क्या होता है, डेटर मतलब जब आप किसी को उधार में सेल करते हैं, यानी कि जब आपको किसी से पैसा लेना होता है तो वो आपके बिजनेस के लिए डेटर होता है। तो ये भी आपका संपत्ति है, क्योंकि फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है। उसी तरह आगे है स्टॉक यानी कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा होगा, गुड्स पड़ा होगा, वो भी आपके लिए संपत्ति है। उसे भी जब आप सेल करेंगे तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, है ना। तो ये भी आपके लिए संपत्ति है। गुडविल को अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। अब बच्चों बात करें टाइप्स ऑफ एसेट्स की, तो सबसे पहला टाइप है आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जिसको आप रीसेल करने के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, ऐसा एसेट जिसको आप अपने बिजनेस में रीसेल करने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि उसकी मदद से आप बिजनेस को चलाते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
समझ में आया? यानी कि ऐसा एसेट जिसको आप रीसेल करने के लिए नहीं रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास किसी चीज़ का दुकान है और आपके दुकान में कुछ फर्नीचर वगैरह है, कुछ टेबल है, कंप्यूटर है, तो क्या इसे आप रीसेल करने के लिए रखे हैं? नहीं। इसकी मदद से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसकी मदद से आप बिजनेस को चला रहे हैं। तो इस तरह का जो एसेट्स होता है उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। क्लियर है? अब बच्चों फिक्स एसेट्स को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स का मतलब हुआ कि ऐसा एसेट जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, है ना, इन सारी चीज़ों को आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्लियर है? दूसरा है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसे आप ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये कौन सा एसेट है? तो इस एसेट को हम लोग कहते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, है ना। इन सारी चीज़ों का नाम आई होप आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स जो है ये आपके बिजनेस के लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि इसे आप छू नहीं सकते हैं। क्लियर है? साथ ही से आप देख भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे करना है करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसको आप एक अकाउंटिंग पीरियड में आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैश, है ना, कैश तो ऑलरेडी कैश है, इसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। बैंक में अगर आपका कैश पड़ा हुआ है तो उसे आप निकाल करके ले आएंगे, आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर डेटर्स, जिसे आपने उधार में माल बेचा है, वो अगर आपको पैसा दे देता है अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये भी आपके बिजनेस के लिए क्या है? करेंट एसेट। क्लियर है? बाकी आपका जो ये लैंड है, बिल्डिंग है या फिर गुडविल है, ये सारे जो हैं फिक्स एसेट। क्लियर है? समझ में आ गए? चलिए वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसका यूज करने से उसमें कमी आती है, गिरावट आती है। फॉर एग्जांपल तेल का कुआं, तेल के कुएं से जब आप तेल निकालते जाएंगे तो उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी, है ना, उसमें तेल की कमी हो जाएगी, वैल्यू में कमी आ जाएगी। या फिर कोयले की खदान, कोयले की खदान से आप कोयला जब निकालते जाएंगे तो उसमें कोयला कम होते जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू घटते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उसे हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ एसेट्स के टाइप हैं, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, तो इसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अगला जो हमारा टर्म है वो है एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस के बारे में क्या करा है? तो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए जब आप किसी तरह का खर्च करते हैं तो उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज़ रखा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए और उन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी पेमेंट करते हैं। तो सैलरी आप क्यों पेमेंट कर रहे हैं? इसलिए पेमेंट कर रहे हैं ताकि वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और काम करने से आपके बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होगा। क्लियर है? तो ये जो खर्च है इसे ही हम एक्सपेंस कहेंगे। रेंट, ठीक है, आपने किराए पर बिल्डिंग ले रखा है जिसमें आप बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस चलाएंगे तो उससे आपको प्रॉफिट अर्न होगा, तो उसी के लिए आप रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस, लेबर को आप वेजेस पेमेंट कर रहे हैं। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आप खर्च करेंगे उसे ही हम एक्सपेंस कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ के बारे में क्या करा है कि लायबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, है ना, बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट पेएबल होता है, जो फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, उसे ही हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी से गुड्स उधार में खरीद लिया तो उसे आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो यही आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टाफ रखा है, उसको आपको सैलरी पे करना है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो ये भी आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है ना। उसी तरह से अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है, उस लोन का पेमेंट करना है, उस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी हैं। यानी कि जितना भी पेबल आइटम है जिसे आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटी भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। ऐसा लायबिलिटी जिसे आप एक अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट करते हैं उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट हो सकता है कि आप एक अकाउंटिंग पीरियड में ना कर पाएँ, उसका पेमेंट आप 2, 4, 5 अकाउंटिंग पीरियड में करें। तो इस तरह का जो लायबिलिटी होता है उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, करेंट लायबिलिटी की बात करें तो अगर आपने किसी से गुड्स
उधार में परचेज किया है उसे आपको पेमेंट करना है, तो इसका पेमेंट आप जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड में कर देते हैं। या फिर किसी तरह का आउटस्टैंडिंग है, बकाया है ना, तो उसका भी पेमेंट आप एक अकाउंटिंग पीरियड में कर देते हैं। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जब आप किसी तरह के लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं तो उसे हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं, और एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के बारे में बच्चों यहाँ कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वैसा अमाउंट है जो एसेट्स एक्वायर करने पे यानी कि संपत्ति को खरीदने पे, गुड्स परचेज करने पे या फिर सर्विसेज को परचेज करने पे होता है। ठीक है, यानी कि एसेट्स को परचेज करने पे, गुड्स को परचेज करने पे या फिर किसी तरह के सर्विसेज को परचेज करने पे जो भी आप पेमेंट करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक्सपेंडिचर भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी तरह का एसेट परचेज करते हैं, जब आप किसी तरह का फिक्स एसेट परचेज करते हैं या फिर उस फिक्स एसेट के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंस करते हैं, उस फिक्स एसेट का लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेंस करते हैं, तो उस तरह का जो एक्सपेंस होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जिससे आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने सैलरी पेमेंट किया, रेंट पेमेंट किया, गुड्स परचेज किया, तो ये सारे जो एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जब आप फिक्स एसेट परचेज करेंगे, लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे या फिर आप बिल्डिंग का हैवी रिपेयरिंग कराएंगे जिसकी वजह से उसका लाइफ बढ़ जाए, मशीनरी का हैवी रिपेयरिंग कराते हैं जिसकी वजह से उसका लाइफ बढ़ जाए, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तीसरा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, तो आइए इसे हम ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया। ठीक है, तो जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ये एक क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करने से आपके जो बिज़नेस का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन अगर आपने बहुत हेवी एडवर्टीजमेंट कर दिया या फिर आपने किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसके लिए आपने हेवी एडवर्टीजमेंट किया जिसमें आपका बहुत खर्च हुआ, तो उन सारे खर्च को आप एक अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप उस तरह के खर्च करते हैं जिसे आप एक अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट नहीं कर पाएँ, उसे आप 2, 3, 5 अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट करें, तो उस तरह का जो एक्सपेंस होता है उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लेते हैं, गुड्स निकाल लेते हैं या किसी तरह का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग और आप अलग। ठीक है, अब बिजनेस में से जब आप कैश निकाल लेंगे, गुड्स निकाल लेंगे या फिर आप किसी तरह का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। क्लियर है? रिसिप्ट। रिसिप्ट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, तो बिजनेस में जब भी आपको कहीं से भी अमाउंट रिसीव होगा तो उसे हम रिसिप्ट कहेंगे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। कहीं से भी अमाउंट रिसीव होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, रिसिप्ट कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इनकम। इनकम का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे करना है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, आपके बिजनेस में जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुए, मान लेते हैं कि आपने गुड्स सेल किया, उस पर आपको 5,000 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है, और उस गुड्स को सेल करने में 2,000 रुपया का खर्च हो गया, यानी कि एक्सपेंस हो गया। तो ये जो 5,000 रुपया है ये रेवेन्यू है और ये जो 2,000 रुपया है ये एक्सपेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 3,000 रुपया आएगा उसे ही हम इनकम कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ बच्चों, तो प्रॉफिट का मतलब हुआ कि आपके बिजनेस में जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, जितने भी आपने सेल करने के बाद रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें से जब आप एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर है? समझ में आया? एक पार्टिकुलर पीरियड में आपने जितने भी रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें से जब आप सारे एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में से,
यानी कि गुड्स सेल करने पे जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ या फिर सर्विस प्रोवाइड करने पे जो अमाउंट रिसीव हुआ, उसमें से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को घटा देते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और उसमें से जब आप पूरे कॉस्ट को यानी कि सारे एक्सपेंसेस को घटा देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। समझ में आया? यानी कि आपके बिजनेस में जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट कॉस्ट को घटाते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और सारे एक्सपेंसेस को जब आप घटा देते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है? वहीं अगर मान लेते हैं कि आपका रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या होगा? तो आपको बिजनेस में नेट लॉस होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका गेन। गेन का क्या मतलब होता है? तो बच्चों गेन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई पुराना एसेट है, ठीक है, कोई पुराना मशीनरी है या कार है जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 5000 है, लेकिन जब आपने उसे बेचा तो वो 10,000 रुपया में बिक गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5,000 रुपया का सीधा फायदा आपको हो रहा है ना। आपके पास एक पुराना गाड़ी था जिसका वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपया था, लेकिन जब आपने उसे सेल किया तो वो 10,000 रुपया में बिका। तो यहाँ पे 5,000 रुपया का सीधा आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह का जो इनकम होता है उसे हम गेन बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो आई होप मैंने जो भी अकाउंटिंग टर्म्स आपको आज पढ़ाए हैं वो सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावे भी कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे टर्म्स पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।